बेहतरीन सी क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे हमारी फिजिक्स की। फिजिक्स में यानी कि हमारे फिजिक्स के हमारे पार्ट 2 के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। मैं पार्ट 1 के बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको पढ़ा चुका हूं, लेकिन आज की जो क्लास होने वाली है उसके अंदर हम फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान के सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा, जो हमारी 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए, जो हमारे 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आप इस चैनल पर आए हैं तो एक लाइक आप लोग जरूर कर देना, अपने सारे दोस्तों को शेयर कर देना, और हां अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं बढ़ता हूं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। प्यारे भाई बहन, तो अब मैं आ चुका हूं हमारे फिजिक्स के यानी कि हमारे भौतिक विज्ञान के पार्ट 2 के बारे में करूंगा डिस्कशन। और उसमें जो हमारा सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है वो हमसे क्या बोल रहा है, हमसे हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। यानी कि मेरे पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मेरे पास क्या है, कि प्रकाश का परावर्तन मेरे पास क्या होता है, वह मेरे पास परावर्तन के नियम क्या होते हैं, मतलब मेरे पास रिफ्लेक्शन के मेरे पास नियम क्या हैं। तो आपको बहुत आसान तरीके से इस कॉन्सेप्ट को समझना है, और यहां से जो क्वेश्चन है वो 2026 बोर्ड परीक्षा में 100% छपने लायक होते हैं। मतलब मैं क्वेश्चंस आपको कराऊं तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल लिख लिख कर समझाऊंगा। मेरे भाई बहनों के बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि भैया आप पहले से लिख कर मत लाया करो, आप मुझे क्लास के अंदर ही सब कुछ लिख लिख कर समझाओ। तो नो प्रॉब्लम, आप जैसा बोलोगे मैं वैसा ही कराऊंगा। आपने बोला कि आप लिख लिख कर समझाओ, तो मैं आपको बिल्कुल लिख लिख कर समझाऊंगा, जिससे आप लोग भी एग्जाम में लिख पाओगे, समझ पाओगे, सीख पाओगे। तो सबसे पहले मैं क्या डिस्कस करूंगा, सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा हमारा प्रकाश का परावर्तन। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो सिंपल तरीके से सबसे पहले मैं हेडिंग लगाऊंगा प्रकाश का परावर्तन। तो सबसे पहले मेरे पास हेडिंग क्या होगी, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, इसमें मेरे पास क्या होता है, मैं इसको समझाने से पहले मैं प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। सबसे पहले मेरे पास कोई एक चिकना तल होगा, मेरे पास क्या होगा, मेरे पास ये चिकना तल है, ये मेरे पास क्या बहुत चिकना तल है, और इस चिकने तल पर क्या हो रहा है, मेरे पास प्रकाश का परावर्तन जब हम देख रहे हैं तो इसमें मेरे पास एक प्रकाश की किरण होगी। मेरे पास कोई एक प्रकाश की किरण है जो इस चिकने तल पर गिरती है, आपतित होती है, और इस आने वाली किरण को मैं क्या बोलूंगा, आपतित किरण। मतलब इस चिकने तल पर जो ये किरण गिर रही है, इस किरण को मैं बोलूंगा आपतित किरण, और ये किरण जो टकराकर उसी दिशा में वापस जा रही है, तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास परावर्तित किरण है। सिंपल तरीके से याद रखना, ये जो मेरे पास किरण आ रही है ये मेरे पास आपतित किरण है, और जो किरण यहां से वापस जा रही है इसी दिशा में, ये किरण मेरे पास परावर्तित किरण है। और जिस बिंदु पर आ रही है ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास आपतन बिंदु है। यहां पर जिस बिंदु पर ये टकरा रही है, और ये बिंदु मेरे पास क्या कहलाता है, ये बिंदु मेरे पास होता है आपतन बिंदु। और ये पूरी जो घटना है प्रकाश की मुड़ने की घटना, प्रकाश की चिकने पृष्ठ से टकराकर उसी दिशा में वापस लौटने की घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो ये मेरे पास क्या है, मेरे पास प्रकाश का परावर्तन, यही मेरे पास कहलाता है प्रकाश का परावर्तन। क्या आपको कोई भी दिक्कत या कोई परेशानी हो रही है? बिल्कुल नहीं। मेरे पास कोई चिकना तल है, चिकने तल पर प्रकाश किरण गिरती है, उसी दिशा में वापस लौट जाती है, तो ये घटना मेरी प्रकाश की, ये घटना क्या कहलाती है, मेरे पास प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। कुछ भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। प्रकाश का मेरे पास क्या कहलाती है, प्रकाश का मेरे पास परावर्तन। तो ये घटना जो है मेरी क्या कहलाती है, प्रकाश का मेरे पास परावर्तन कहलाती है। सिंपल तरीके से आप इसकी परिभाषा आप कैसे लिखोगे, एग्जाम में केवल डायग्राम बनाना काफी नहीं होता, एग्जाम में आपको डेफिनेशन भी लिखनी होती है। तो नो प्रॉब्लम मेरे प्यारे भाई बहन, मैं आपको बिल्कुल आराम से आपको डेफिनेशन भी सिखाऊंगा, इसकी क्या होती है मेरे पास परिभाषा। तो आप कैसे लिखोगे, आप आसान तरीके से लिखोगे। क्या लिखोगे कि जब कोई प्रकाश किरण मेरे पास क्या है, मैं इसकी परिभाषा में क्या लिखूंगा कि जब कोई प्रकाश किरण मेरे पास क्या होगी, कि जब कोई प्रकाश किरण, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने पृष्ठ पर गिरती है या आपतित होती है, तो जब कोई प्रकाश किरण, किरण का मतलब मेरे पास कोई प्रकाश की जो मेरे पास रे है, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल पर गिरती है, किसी चिकने पृष्ठ पर गिरती है, किसी चिकने पृष्ठ पर आपतित होती है, किसी चिकने पृष्ठ पर आपतित होती है। तो आपतित होने का मतलब क्या है, आपतित होने का मतलब गिरना है। तो मतलब मेरे पास जब कोई एक प्रकाश की किरण है वो किसी चिकने पृष्ठ पर आपतित होती है,
तो वह क्या करती है, तो वह उसी दिशा में वापस लौट जाती है। मतलब मेरे पास ये प्रकाश किरण थी, ये इस चिकने पृष्ठ पर आई, चिकने पृष्ठ पर गिरी और ये उसी दिशा में उसी माध्यम में वापस लौट गई। तो ये घटना क्या कहलाती है मेरे पास, प्रकाश का परावर्तन। तो चिकने पृष्ठ पर आपतित होती है तो वह, तो क्या लिखोगे, तो वह उसी दिशा में, उसी दिशा में वापस लौट जाती है, उसी दिशा में वापस लौट जाती है। प्रकाश की यह घटना क्या कहलाती है, उसी दिशा में वापस लौट जाती है। और प्रकाश की जो घटना है उसी दिशा में वापस लौटने की घटना को हम क्या कहते हैं, लौट जाती है। प्रकाश की यह घटना, मेरे पास क्या होगा कि प्रकाश की यह घटना मेरे पास लौट जाती है। प्रकाश की यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। घटना मेरे पास क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। प्रकाश का परावर्तन मेरे पास कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। और मेरा आपसे एक लास्ट क्वेश्चन, मेरा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपसे ये है कि प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। आपको इसकी परिभाषा समझ में आ गई, लेकिन आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि मैं आपको पीपीटी पहले से बना के लेके आऊं या क्लास के अंदर ही आपको इस तरीके से समझाऊं। आप लोग अपना सुझाव मुझे कमेंट बॉक्स में देना, मैं उसके हिसाब से ही करूंगा कि मैं पहले से ही लिख के लाऊं या आपको मैं क्लास में बिल्कुल बारीकी से समझाऊं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आए। प्लीज मुझे इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना। तो अब मैं क्या करूंगा, इसके नियम के ऊपर चलूंगा। मेरे पास परावर्तन के क्या नियम होते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मैं चलता हूं इसके नियम की तरफ। आप एक स्क्रीनशॉट इसका मार लो। अब मैं चल रहा हूं इसके नियम की तरफ कि मेरे पास प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या हैं। तो मैं आपको बताऊं, जो मेरे पास प्रकाश का परावर्तन है इसके मेरे पास दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, दो। तो आप लिखो मेरे पास क्या है कि इसके दो नियम होते हैं। किसके, प्रकाश के परावर्तन के। तो क्या लिखोगे, इसके दो नियम होते हैं। किसके, प्रकाश के परावर्तन के। तो इसके दो नियम होते हैं, इसके दो नियम मेरे पास होते हैं। किसके, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। अब कौन कौन से दो नियम होते हैं मैं आपको बताना चाहता हूं। जो मेरे पास प्रकाश का पहला नियम है वो मेरे पास क्या होता है, प्रकाश का जो मेरे पास फर्स्ट लॉ है, मेरे पास पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। यानी कि मेरे पास क्या है कि मेरे पास आने वाली किरण यानी कि आपतित किरण, जाने वाली किरण यानी कि मेरे पास परावर्तित किरण, और मेरे पास अभिलंब। अभिलंब मतलब जहां पर ये तीनों मिलती हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे, तो ये मेरे पास परावर्तन का पहला नियम है। क्या मेरे पास, इसका पहला नियम क्या है, किसका, मेरे पास परावर्तन का। तो इसमें क्या होता है, मेरे पास आपतित किरण, मेरे पास क्या है कि आपतित किरण यानी कि मेरे पास आने वाली किरण, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा मेरे पास क्या है, तथा मेरे पास परावर्तित किरण तथा मेरे पास परावर्तित किरण। उसके बाद मेरे पास क्या है, अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण, उसके बाद तथा अभिलंब, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, तथा मेरे पास अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। अभिलंब, मेरे पास अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। मेरे पास क्या है, तीनों एक ही तल में होंगे, मतलब तीनों एक ही सरफेस में होंगे, तीनों एक ही तल में होंगे। तीनों एक, मैं आपको बहुत आसान तरीके से सिखाऊंगा। तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। ये मेरे पास पहला नियम हो गया, पहला नियम। उसके बाद मेरे पास इसका दूसरा नियम क्या बोलता है, वो भी बहुत आसान लॉ है। मेरे पास क्या होता है, मेरे पास जो आपतन कोण है, मेरे पास जो एंगल आई है वो मेरे पास परावर्तन कोण यानी कि मेरे पास एंगल आर के बराबर होता है। मतलब मेरे पास दूसरे नंबर का नियम में से क्या बोलता है कि आपतित कोण, मेरे पास क्या है, आपतित कोण, मेरे पास आपतित कोण जो है मतलब एंगल आई, मेरे पास आपतित कोण का मतलब है मेरे पास एंगल आई बराबर होगा मेरे पास परावर्तित कोण यानी कि एंगल आर के बराबर मेरे पास होगा परावर्तित कोण के बराबर, मेरे पास
परावर्तित कोण की होगा। तो ये मेरे पास क्या है, मेरे पास परावर्तन का दूसरा नियम है। ये मेरे पास क्या है, परावर्तन का दूसरा नियम है। यानी कि मेरे पास आपतित कोण बराबर होगा मेरे पास परावर्तित कोण के। तो आपने आज की क्लास में समझा कि मेरे पास परावर्तन क्या होता है। तो प्रकाश का परावर्तन आपने समझा और परावर्तन के दोनों नियमों को समझ लिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है हमारे, और हमारे बोर्ड 2026 के हिसाब से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कितने कितने भाई बहनों को ये वाला क्वेश्चन कक्षा 10वीं से ही आता है, कमेंट बॉक्स में बताना। और हां, जो मैंने आपसे बोला है कि मैं पीपीटी को पहले से ही लिख के आऊं या क्लास में आपको समझाऊं, इस चीज का भी आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देना। अब मैं बढ़ता हूं हमारे प्यारे भाई बहन हमारे दूसरे नंबर के बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ। मेरे प्यारे भाई बहन, अब मैं आ चुका हूं हमारे दूसरे नंबर के बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ। और ये वाला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि क्रांतिक कोण से आप क्या समझते हैं। तो मेरे पास क्रिटिकल एंगल क्या होता है, मेरे पास क्रांतिक कोण क्या होता है, ये क्वेश्चन आप लिख के ले लो मेरे प्यारे भाई बहन की आने के लायक क्वेश्चन है। मतलब ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं जो 2026 की परीक्षा में रिपीट होंगे। तो आप इस क्रांतिक कोण से आप क्या समझते हैं, आपको क्वेश्चन में बोला जा रहा है, लेकिन नो प्रॉब्लम, मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा। मेरे पास क्रांतिक कोण क्या होता है, मैं आपको समझाऊं। मेरे पास क्रांतिक कोण क्या है कि सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण। मेरे पास क्या है कि सघन माध्यम में बना, मेरे पास क्या लिखना है आपको कि सघन माध्यम में बना, सघन माध्यम में बना, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण। ये मेरे पास क्या होता है, ये मेरे पास आपतन कोण होता है। मेरे पास कौन, क्रांतिक कोण। तो सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण, यहां पर आप इस तरीके से ये सिंबल बना देंगे ताकि एग्जामिनर अट्रैक्ट हो। आप इन चीजों को करेंगे, मतलब आप कभी भी कोई भी परिभाषा लिखो, आप इन्वर्टेड कोमा हमेशा बनाओ, इन्वर्टेड कोमा के अंदर ही परिभाषा लिखो। तो क्या लिखोगे कि सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण, बना बना वह आपतन कोण, बना वह आपतन कोण, बना वह आपतन कोण, बना वह आपतन कोण, जिसके लिए वह आपतन कोण, जिसके लिए मेरे पास बना वह आपतन कोण, जिसके लिए विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण। सघन माध्यम और विरल माध्यम की बात यहां पर चल रही है। तो सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में, जिसके लिए मेरे पास, जिसके लिए विरल माध्यम में, जिसके लिए विरल माध्यम में, जिसके लिए मेरे पास विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण, जिसके लिए विरल माध्यम में बना, विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण, विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण, विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण का मान, अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है। अपवर्तन कोण का मान, जिसके लिए विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण का, अपवर्तन कोण का मान, अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है। अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। 90 डिग्री होता है, मेरे पास क्या कहलाता है, होता है, मेरे पास कहलाता है क्रांतिक कोण। मेरे पास क्या कहलाता है, मेरे पास क्रांतिक कोण कहलाता है। मेरे पास क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण कहलाता है, क्रांतिक कोण मेरे पास कहलाता है। तो ये मेरे पास क्या होगा, मेरे पास क्रांतिक कोण की परिभाषा हो जाएगी, इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। तो क्या मेरे पास यहां पर आप इन्वर्टेड कोमा क्लोज कर देंगे तो मेरे पास क्या होगा कि सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण, मेरे पास क्या है कि सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण, जिसके लिए विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है। मेरे पास क्या कहलाता है, मेरे पास क्रांतिक कोण या क्रिटिकल एंगल कहलाता है। क्या आपको क्रांतिक कोण की परिभाषा समझ में आई? तो आप बिल्कुल समझ पाए होंगे, बिल्कुल उम्मीद के साथ आप समझ पाए होंगे, और लिख लिख कर समझाऊंगा ताकि आप लोगों को क्लास के अंदर ही चीजें समझ में आ जाएं। तो मेरे प्यारे भाई बहन, अब मैं बात करूंगा हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। प्यारे भाई बहन, अब मैं आ चुका हूं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या बोल रहा है, हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पूरे 1 नंबर में आने वाला क्वेश्चन है, बुक 2 फिजिक्स का है कि पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र लिखिए। हमारी जो बुक 2 होती है उसके अंदर ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं और आते रहते हैं, मतलब 100% कंफर्म वाले क्वेश्चंस ये होते हैं। मेरे पास 100% कंफर्म वाले क्वेश्चन होते हैं। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र लिखिए। तो मैं आपको बताऊंगा, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस हम लोगों को हिम्मत रखनी है और हिम्मत के साथ 2 महीने पढ़ाई करनी है। आप 2 महीनों में आसान तरीके से 90+4 दोगे। मेरे पास सूत्र क्या होता है, मेरे पास होता है 1/f। मेरे पास क्या है कि मेरे पास अपवर्तन का सूत्र लिखना है। तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास 1/f इक्वल्स टू मेरे पास क्या होगा n-1, मेरे पास n-1 होगा
उसके बाद मैं करूंगा 1/r1, 1/r1 माइनस मेरे पास 1/r2। आप इस फॉर्मूले को याद कर लो, इस फॉर्मूले की डेरिवेशन भी आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन अगर आ जाए कि पतले लेंस के अपवर्तन के सूत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए, तो आपको इसकी डेरिवेशन करनी पड़ेगी, और डेरिवेशन को मैं बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से सिखाऊंगा, समझाऊंगा, तो नो प्रॉब्लम। अभी के लिए बस आपको सूत्र यहां पर इसका फॉर्मूला लिखना है, तो आप इसको लिख दोगे कि 1/f बराबर n-1 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये मेरे पास पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये फॉर्मूला आसान तरीके से समझ में आया होगा। अब मैं बात करूंगा हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। भाई बहन, अब मैं आ चुका हूं हमारे चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ, और हमारा चौथा नंबर भी हमारा एक बेहतरीन और भौकाली क्वेश्चन है। हमसे क्वेश्चन ये क्या बोल रहा है कि विचलन कोण से आप क्या समझते हैं। मेरे पास प्रिज्म जो होता है, प्रिज्म के अंदर मेरे पास एक कोण बनता है जिसको मैं विचलन कोण कहता हूं। तो विचलन कोण मेरे पास क्या है, तो आपको मैं इसकी परिभाषा समझाता हूं, उसके बाद इसका आपको मैं चित्र बताऊंगा कैसे समझना है आपको। विचलन कोण मेरे पास क्या होता है कि प्रिज्म पर आपतित किरण को आगे की ओर मैं आपको बताता हूं कि मेरे पास ये प्रिज्म है, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक प्रिज्म है, मेरे पास ये क्या है, ये मेरे पास कोई एक प्रिज्म है। प्रिज्म क्या है, मेरे पास ये प्रिज्म है। अब मैं क्या करूंगा कि प्रिज्म पर आपतित किरण को आगे की ओर, मैं क्या बोल रहा हूं कि मैं बोल रहा हूं कि प्रिज्म पर ये आपतित किरण, मतलब प्रिज्म पर एक किरण आ रही है, और ये किरण क्या कर रही है, किरण यहां से इस तरीके से अपवर्तित होकर निकल गई है, निर्गत हो गई। तो मतलब प्रिज्म पर आपतित किरण को आगे की ओर, इस तरीके से मैं इसको आगे की ओर बढ़ा रहा हूं, मेरे पास आपतित किरण को मैं आगे की ओर, वह निर्गत किरण को पीछे की ओर। निर्गत किरण का मतलब जो निकलने वाली किरण है, आपतित किरण का मतलब जो आने वाली किरण है, निर्गत किरण का मतलब जो निकलने वाली किरण है। ये मेरे पास निर्गत किरण हो गई, ये मेरे पास निकलने वाली निर्गत किरण हो गई। तो मेरे पास आपतित किरण को आगे की ओर और निर्गत किरण को पीछे की ओर, पीछे की ओर मुड़ाने पर बने इस कोण को, मेरे पास जो ये कोण बन रहा है, ये मेरे पास जो कोण बन रहा है, इसी कोण को मैं क्या बोलूंगा, इसी कोण को मैं बोलूंगा विचलन कोण। यही कोण मेरे पास क्या कहलाएगा, मेरे पास विचलन कोण कहलाता है। यही कोण मेरे पास विचलन कोण कहलाता है। तो क्या आपको समझ में आया कि आप मेरे पास किसी प्रिज्म पर, मैं आपको परिभाषा लिखता हूं, क्या मेरे पास परिभाषा होगी कि प्रिज्म पर, मेरे पास क्या है, प्रिज्म पर आपतित किरण को, प्रिज्म पर आपतित किरण को, प्रिज्म पर आपतित किरण को, प्रिज्म पर आपतित किरण को आगे की ओर, प्रिज्म पर आपतित किरण को आगे की ओर, 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 तथा मेरे पास क्या है, तथा मेरे पास निर्गत किरण को, मेरे पास जो आपतित किरण है उसको आगे की ओर, और मेरे पास जो निर्गत किरण है उसको पीछे की ओर, आगे की ओर, तथा निर्गत किरण को, तथा निर्गत मतलब जो निकलने वाली किरण है, तथा निर्गत किरण को पीछे की ओर, तथा निर्गत किरण को पीछे की ओर बढ़ाने पर बना कोण। निर्गत किरण को पीछे की ओर, निर्गत किरण को पीछे की ओर, पीछे की ओर बढ़ाने पर, पीछे की ओर बढ़ाने पर बना कोण, बढ़ाने पर मेरे पास क्या होगा, बढ़ाने पर बना कोण मेरे पास क्या कहलाएगा, बना कोण मेरे पास क्या कहलाएगा, बना कोण मेरे पास विचलन कोण कहलाएगा। मेरे पास क्या कहलाएगा, विचलन कोण कहलाएगा, विचलन कोण कहलाता है, विचलन कोण कहलाता है। मेरे पास क्या कहलाता है, मेरे पास विचलन कोण कहलाता है। सिंपल तरीके से मेरे पास विचलन कोण कहलाता है। तो ये इसकी परिभाषा हो जाएगी कि किसी प्रिज्म पर, मैं दोबारा से समझा दूं आपको कि कोई मेरे पास ये प्रिज्म है, मेरे पास ये प्रिज्म है, और इस पर एक किरण जा रही है, इसको मैं बोलूंगा आपतित किरण, और ये यहां से निकल रही है, अपवर्तित होकर यहां से निकल रही है, तो इसको मैं निर्गत किरण बोलूंगा। अब आपतित किरण को मैं आगे की ओर बढ़ा रहा हूं इस तरीके से, और निर्गत किरण को मैं पीछे की ओर बढ़ा रहा हूं, पीछे की ओर। तो बीच में ये वाला, ये जो बीच में एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल, यही मेरे पास विचलन कोण कहलाएगा। पूरा कंसेप्ट पूरे दिमाग में आपके फिट हो गया होगा, मैं उम्मीद करता हूं, और बहुत आसान तरीके से चित्र के माध्यम से मैंने यहां पर इसकी परिभाषा को लिखा है। अब मैं बात करूंगा हमारे पांचवें और बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ। 2 भी क्वेश्चंस करा रहा हूं। मेरे पास क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रिज्म के अपवर्तनांक का व्यंजक लिखिए। व्यंजक हमें यहां पर लिखना है, हमें यहां पर इसकी डेरिवेशन करने को नहीं बोली गई है, तो आपको केवल और केवल यहां पर इसका फॉर्मूला लिखना है। और मैं आपको बता दूं कि इसकी जो डेरिवेशन होती है वो पूरे 5 नंबर की डेरिवेशन होती है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, 100% आने के लायक डेरिवेशन होती है। तो आपको उस डेरिवेशन को भी मैं तैयार कराऊंगा। फॉर्मूला मेरे पास क्या है कि मेरे पास अपवर्तनांक का व्यंजक लिखना है, यानी कि मेरे पास बराबर, मेरे पास क्या हो जाएगा, साइन n बराबर मेरे पास साइन
ए प्लस डेल्टा एम, एन बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई मेरे पास 2। मेरे पास क्या होगा कि एन बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन मेरे पास हो जाएगा अपॉन मेरे पास साइन ए बाई 2 अपॉन मेरे पास साइन ए बाई 2। तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है कि प्रिज्म पदार्थ के अपवर्तनांक का मेरे पास फॉर्मूला है, प्रिज्म पदार्थ के अपवर्तनांक का, कि एन बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 और साइन ए बाई 2। आपको इस फॉर्मूले को गलती से भी नहीं भूलना है। मैं मानता हूं कि फॉर्मूला थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन आपको फ्री के नंबर यहां से मिलेंगे क्योंकि ये फॉर्मूला 100% आने के लायक है और सीधा कभी कभी तो फॉर्मूला ही आ जाता है। तो आपको इस फॉर्मूले को ही तैयार कर लेना है, यहां से आपको बिल्कुल फ्री के नंबर मिल रहे हैं, तो 100% आने के लायक होता है। आप इसको गलती से भी नहीं छोड़ोगे। आप मुझसे प्रॉमिस करो कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले रहे हो और आप एग्जाम तक इसको जरूर तैयार कर लोगे। अब मैं बढ़ता हूं हमारे 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ, जो कि अगला वाला क्वेश्चन भी हमारा वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है प्यारे भाई बहन। तो अब मैं आ चुका हूं हमारे 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ और 6वां नंबर क्वेश्चन भी हमारा मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। और क्या बोल रहा है कि कोई वस्तु, बेहतरीन क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूं ये किरण आरेख पर आधारित क्वेश्चन है और 2024 में आया हुआ क्वेश्चन। मैं आपको बता दूं ये हमारे 2024 के FB नंबर सेट में आया था, FB नंबर सेट में। तो आप इसको तैयार रख लो, 2024 में आया है, 2026 में भी आने के पूरे चांस हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे पास कि कोई वस्तु अवतल दर्पण के अक्ष पर दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच रखी हुई है, तो इसका किरण आरेख कैसा बनेगा, इसका किरण आरेख बना के हमें समझाइए। तो मैं आपको समझाता हूं कैसा किरण आरेख बनेगा और कैसा हम इसका आरेख बनाएंगे। मेरे पास क्या है, मेरे पास अवतल दर्पण है, तो मेरे पास मैं बना देता हूं, मेरे पास ये अवतल दर्पण। इसमें क्या है, मेरे पास ये अवतल दर्पण मेरे पास बन चुका है, ये मेरे पास इसमें इसके पीछे मैं पॉलिश कर दे रहा हूं। तो ये मेरे पास अवतल दर्पण है, मेरे पास अवतल दर्पण है। ये मेरे पास क्या है, इसका मेरे पास ये अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष है। मेरे पास क्या है, मेरे पास प्रिंसिपल एक्सिस या मेरे पास मुख्य अक्ष है। इसमें ये मेरे पास क्या है, इसमें ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास यहां पर ध्रुव है, यहां पर बीच में मेरे पास ध्रुव है, यहां पर मेरे पास प्रथम फोकस, यहां पर मेरे पास फोकस है, यहां पर मेरे पास फोकस है, यहां पर मेरे पास द्वितीय फोकस है, यानी कि मेरे पास 2F है। तो यहां पर मेरे पास फोकस है, यहां पर मेरे पास द्वितीय फोकस है। लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है कि जो वस्तु है वो इसके अक्ष पर दर्पण के फोकस यानी कि मेरे पास F, मेरे पास फोकस का मतलब F और मेरे पास ध्रुव का मतलब P। तो मेरे पास P और F के बीच में है। कहां पर है, मेरे पास F और P के बीच में मेरे पास वस्तु रखी है, F और P के बीच में वस्तु है। तो F का मतलब ये है, P का मतलब ये। तो वस्तु हमारी कहीं यहां पर वस्तु मेरी रखी होगी, मेरी वस्तु यहां पर रखी है, मान लिया मैंने, मेरी वस्तु F और P के बीच में रखी है। अब इसका किरण आरेख बनाना है और हमारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा ये हमें समझाना है। तो मेरे पास कोई वस्तु है, अब वस्तु में से कम प्रतिबिंब को बनाने के लिए हमें कम से कम 2 रेखाएं चाहिए हैं। ज्यादा से ज्यादा कितनी भी रेखाएं हो जाएं, लेकिन कम से कम हमें 2 रेखाएं चाहिए होती हैं। मतलब इसमें पहली रेखा जो होगी यहां पर क्या करेगी, पहली रेखा जो होगी वो टकराकर मेरे पास प्रथम फोकस से निकलेगी, पहली रेखा टकराकर प्रथम फोकस से निकलेगी और दूसरी रेखा टकराकर मेरे पास द्वितीय फोकस से निकलेगी। तो मेरे पास क्या होगा, यहां पर आप बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन बनाना, क्योंकि यहां पर स्ट्रेट लाइन बनती है। मेरे पास क्या होता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनती है। मेरे पास 2F है और यहां से किरण आएगी, यहां से भी किरण आएगी और मेरे पास क्या होगा, लेकिन ये कभी वास्तविकता में नहीं मिलेगी, ये इस तरीके से फैलती हुई जाएंगी। क्या होगा मेरे पास कि प्रकाश किरणें फैल जाएंगी, प्रकाश किरणें फैल जाएंगी। अब प्रकाश किरणें अगर फैलेंगी तो आपस में एक दूसरे को कभी टकराएंगी या काटेंगी नहीं। अगर ये कभी काटेंगी नहीं तो सिंपल सी बात है, प्रतिबिंब कभी बनेगा नहीं। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें हम आगे तो नहीं लग सकते, लेकिन इसके पीछे हम रेखाओं को बढ़ा सकते हैं। मतलब प्रतिबिंब को हम आभासी बना सकते हैं। यानी कि मेरे पास क्या होगा, यहां से मैं इसको डॉट 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 लाइन से दर्शाऊंगा और यहां से भी मैं इसके डॉट 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 लाइन से दर्शाऊंगा। प्रतिबिंब क्या बनेगा, प्रतिबिंब मेरा दर्पण के पीछे बनेगा। मेरे पास इतना बड़ा प्रतिबिंब बना, मेरे पास क्या हुआ कि मेरे पास इतनी छोटी वस्तु है, मेरे पास वस्तु इतनी छोटी है, मेरे पास इतनी छोटी वस्तु का इतना बड़ा प्रतिबिंब बना, मेरे पास इतना बड़ा प्रतिबिंब बना। तो आप समझो और सीखो कि किरण आरेख द्वारा तुलना कीजिए। तो मेरे पास क्या हुआ, वस्तु कैसी बनेगी, वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। आभासी क्यों, क्योंकि क्या वास्तविक में रेखाएं काट रही हैं, वास्तविक में तो रेखाएं नहीं काट रही, वास्तविक में रेखाएं फैल रही हैं। हम आभासी रूप से रेखाओं को पीछे मिला रहे हैं। इसका मतलब कि प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक ना बनकर आभासी बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, मेरे पास प्रतिबिंब जो मेरे पास आभासी बनेगा, यानी कि मेरा प्रतिबिंब वास्तविक नहीं होगा, आभासी बनेगा मेरे पास प्रतिबिंब। उसके बाद मेरे पास जो प्रतिबिंब होगा हमारा वस्तु से
बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो ये क्वेश्चन इस तरीके के कॉन्सेप्ट पर आधारित है। तो आपको इस तरीके का कॉन्सेप्ट है समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूं। तो ये क्वेश्चंस बुक टू फिजिक्स के सबसे चुनिंदा क्वेश्चंस हैं और 2024 में भी आए हैं, 2026 में भी आने के चांस हैं। तो सारे क्वेश्चंस को आप स्क्रीनशॉट ले लो और बाद में इनकी प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूं हमारे 7वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। प्यारे भाई बहन, तो अब मैं आ चुका हूं हमारे 7वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि मेरे पास जो वाहन होते हैं, मेरे पास जो मोटरसाइकिल है या मेरे पास कुछ भी है, मेरे पास कार है या मोटरसाइकिल है, तो उनमें जो दर्पण लगे होते हैं, उनमें जो मिरर्स लगे होते हैं, वो मेरे पास कौन से मिरर होते हैं? क्या मेरे पास वो उत्तल दर्पण होते हैं या मेरे पास अवतल दर्पण होते हैं? तो इसका आंसर आपको बताना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमारे ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में आता है। लॉन्ग आंसर में कभी नहीं आता, ना ही शॉर्ट में आता है, हमेशा ऑब्जेक्टिव के लिए आता है। तो इसका जो आंसर होगा, कौन सा दर्पण होगा मेरे पास, इसका उत्तर मेरे पास क्या होगा? उत्तल दर्पण। मेरे पास उत्तल दर्पण इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तल दर्पण। इसमें अवतल दर्पण यूज नहीं होता है। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर हमेशा हम उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको 7वें नंबर क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आने वाला क्वेश्चन आपको तैयार हुआ होगा। अब मैं बात करता हूं हमारे 8वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो अब मैं आ चुका हूं हमारे 8वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। और 8वां नंबर क्वेश्चन में इतना इंपॉर्टेंट बोल सकता हूं कि ये आपके एग्जाम्स में 100% आने के चांस रखता है। मतलब इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा हमसे क्या बोल रहा है कि एक अवतल लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की त्रिज्या हमें 30 सेंटीमीटर दी गई है। हमें क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़ना है। क्वेश्चन में जो जो वैल्यूज हमें दी गई उनको हमें निकालना है और क्या हमसे बोला गया उसको हमें फाइंड आउट करना है। मेरे पास क्या है कि एक अवतल लेंस की प्रत्येक पृष्ठ की त्रिज्या जो मेरे पास है वो मेरे पास 30 सेंटीमीटर है। मेरे पास क्या है? मेरे पास 30 सेंटीमीटर है और इसका जो अपवर्तनांक है मेरे पास 1.5 हमें दिया गया है। तो मेरे पास इसमें फोकस दूरी को निकालना, हमें फोकस दूरी फाइंड करनी है। तो हमें क्या निकालना? हमें इसमें फोकस दूरी को निकालना है। तो आइए इसका मैं आपको सॉल्यूशन करके दिखाता हूं। प्रत्येक पृष्ठ की त्रिज्या, हमें एक पृष्ठ की त्रिज्या यानी कि R1 हमें दिया गया है। हमें R1 का मान हमें कितना दिया गया है? 30 सेंटीमीटर। तो R1 का मान मेरे पास 30 सेंटीमीटर दिया गया है। मेरे पास 30 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद मेरे पास R2 का मान मेरे पास कितना है? R2 का मान भी मेरे पास कितना है? 30 सेंटीमीटर है। R2 का मान भी मेरे पास 30 सेंटीमीटर है। उसके बाद हमसे क्या बोला जा रहा है? इसका अपवर्तनांक। अपवर्तनांक का मतलब n का मान मेरे पास कितना है? n बराबर हमें दिया गया है, n बराबर हमें दिया गया है 1.5। n बराबर हमें दिया गया है 1.5। हमें इसकी फोकस दूरी निकालनी है। तो हम क्या करेंगे? हम इसमें f फाइंड आउट करेंगे। हम इसमें फोकस दूरी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? बहुत आसान तरीके से निकालेंगे। कुछ भी टफ नहीं होता है, बेहद आसान होता है। मेरे पास इसमें दो त्रिज्याएं, प्रत्येक पृष्ठ की त्रिज्या, तो एक पृष्ठ की त्रिज्या मैंने -30 लेनी है। मेरे को ये रूल होता है कि जब भी हम लेंस लेते हैं तो मेरे पास अवतल लेंस की जब दो त्रिज्याएं लेते हैं तो एक हम नेगेटिव लेते हैं और दूसरी हम पॉजिटिव लेते हैं। तो इसमें मैंने 30 की जगह -30 कर दिया और इसमें मैंने 30 कर दिया। अब मैं इसमें फोकस दूरी कैसे निकालूंगा? तो अभी मैंने जस्ट आपको एक फॉर्मूला बताया था कि पतले लेंस के लिए, अपवर्तन के लिए फोकस दूरी का सूत्र मेरे पास क्या था। तो नो प्रॉब्लम, मैं आपको सिखाता हूं। मेरे पास फॉर्मूला क्या था कि 1/f बराबर मेरे पास क्या था? n-1 मेरे पास 1/r1 माइनस मेरे पास 1/r2। तो तुरंत मैंने अभी आपको ये फॉर्मूला कराया था, जस्ट अभी 2 क्वेश्चन पहले ही आपको कराया। तो बहुत से भाई बहनों को ये फॉर्मूला याद भी होगा। अगर आप क्लास को शुरू से लेकर अंत तक समझ के करते हो ना, तो आपके एग्जाम्स में एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। 100% जितना मैं पढ़ाऊंगा उसके अंदर से ही आएगा। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। इसमें मैं पूरी वैल्यू को पुट करूंगा और मैं f का मान इसमें निकालूंगा। तो मैं क्या करूंगा? मैं सिंपल तरीके से इसमें मैं थोड़ा इसको यहां पर थोड़ा खिसकाता हूं, इसको मैं यहां पर वैल्यू को पुट करता हूं, मैं समझाता हूं आपको। मेरे पास क्या है? मेरे पास 1/f बराबर मैं क्या करूंगा? मेरे पास n-1, n का मान मेरे पास, n बराबर मेरे पास 1.5। तो n-1 यानी कि मेरे पास 1.5 - 1 अपॉन मेरे पास इंटू मेरे पास क्या होगा? इंटू मेरे पास क्या होगा? इंटू मेरे पास 1/r1। तो मेरे पास क्या होगा? मेरे पास 1/ मेरे पास r1। r1 का मान मेरे पास -30, r1 का मान मेरे पास -30 माइनस मेरे पास क्या होगा? 1/r2। r2 का मान मेरे पास क्या है? r2 का मान मेरे पास 30 सेंटीमीटर। r1 मेरे पास -30, r2 मेरे पास +30। घबराना नहीं है, न्यूमेरिकल को समझना है, बीच में छोड़ के नहीं जाना, बस हिम्मत रखनी है अपने अंदर। मेरे पास -1 मेरे पास 1/+30
प्लस 30 हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको सॉल्व करूंगा। आप यहां से इसमें लाइन खींच दो। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा 1/f बराबर मेरे पास क्या हो जाएगा 1.5 माइनस 1, तो मेरे पास क्या आएगा 0.5, मेरे क्या पास क्या बचेगा 0.5 बचेगा, गुणा मेरे पास क्या हो जाएगा, मैं इसको सिंपल तरीके से और थोड़ा समझा कर करता हूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर मैं कर देता हूं। तो जब मेरे पास इनके जो मेरे पास हर समान है तो ऊपर वालों को मैं जोड़ दूंगा, मैं क्या करूंगा जोड़ दूंगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास -2 अपॉन मेरे पास 30 हो जाएगा, -2 अपॉन 30। अब मैं क्या करूंगा, इसको 2 एकम 2 कर दूंगा और मेरे पास 5 दूनी 15, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास सिंपल तरीके से हो जाएगा। यहां पर क्या बचेगा मेरे पास, तो मेरे पास सिंपल तरीके से यहां पर क्या बचेगा 1.5 इंटू मेरे पास 1/1 मेरे पास 15 बचेगा, मेरे पास 1/15 बचेगा। अब मैं 0.5 का 1 में गुणा करूंगा तो कितना आएगा 0.5 आएगा। कितना आएगा, घबराना नहीं है, समझ के करना है कि जब मैं 0.5 का 1 में गुणा करूंगा मेरे पास -1 होगा, तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा -0.5/15, तो मेरे पास आएगा -0.5 बटे मेरे पास 15 आएगा। तो ये मेरे पास किसका मान आ गया 1/f का मान आ गया। लेकिन अगर मैं इसको f को निकालूंगा तो मैं f बराबर कर दूंगा मेरे पास 15 बटे उल्टा, इसको मैं उल्टा कर दूंगा, मैं इसको पलट रहा हूं तो ये भी पलट जाएगा, मतलब 15/0.5 हो जाएगा। मेरे पास क्या है -15/0.5। अब मैं क्या करूंगा, मैं इस पॉइंट को हटाऊंगा तो यहां 10 लगाऊंगा, 0 लगाऊंगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 तिया 15, तो 3 का गुणा 10 में करूंगा तो मेरे पास 30 आ जाएगा, मेरे पास 30 आ जाएगा। तो 30 सेंटीमीटर जो होगी हमारी फोकस दूरी हो जाएगी। क्या इस फॉर्मूले को लगाने के बाद आपको कोई भी परेशानी हो रही है, क्या कोई भी दिक्कत हो रही है, आप नहीं कर पा रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स में बताओ, 100% प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। देखो इस तरीके से आपको इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना था। बस आपको ये बेसिक सा जो फॉर्मूला है मेरे पास, इस फॉर्मूले को तैयार रखना है और रखने के बाद इस तरीके को फॉलो करना है, आपका आंसर 100% सही आएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। करूंगा हमारे 9th नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो उम्मीद करता हूं कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छी लग रही हो क्लास तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, अपने सारे दोस्तों को शेयर भी करना। मैं बढ़ता हूं हमारे 9th नंबर क्वेश्चन। भाई बहन हमारा 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि परावर्ती दूरदर्शी की 2 विशेषताएं लिखिए। क्वेश्चन हमारा बेहतरीन ये भी क्वेश्चन है और 2024 में क्वेश्चन आया है, हमारे 2024 में क्वेश्चन आया भी है यहां से कि परावर्ती दूरदर्शी की 2 विशेषताएं लिखिए। तो इसकी 2 विशेषताएं कौन सी हैं मैं आपको समझाता हूं। हमारा पहला नंबर, हमारी पहली विशेषता क्या है मेरे पास कि जो परावर्ती दूरदर्शी होता है ये अपवर्ती दूरदर्शी, एक होता है मेरे पास अपवर्ती दूरदर्शी और दूसरा मेरे पास परावर्ती दूरदर्शी। जो मेरे पास परावर्ती दूरदर्शी होता है इसकी मदद से हम बहुत चमकीले चित्र पाते हैं। कैसे चमकीले चित्र, तो इसकी मदद से क्या होता है मेरे पास, जो मेरे पास परावर्ती दूरदर्शी है मेरे पास, इसमें क्या होगा कि इसकी सहायता से चमकीले चित्र बनते हैं। मेरे पास क्या होता है, इसकी सहायता से मेरे पास चमकीले चित्र बनते हैं। कैसे, मेरे पास चमकीले चित्र बनते हैं। दूसरी बात, तो पहली बात यह हो गई कि इसमें ब्राइटनेस बहुत ज्यादा है, चमकीले चित्र बनाता है। और दूसरा इसकी विशेषता क्या है कि मेरे पास इसमें क्या होता है, जब आप फोटो वगैरह खींचते हो, आपने फोटो तो खींची होगी, कभी कभी फोटो ब्लर आ जाती है, कभी कभी फोटो फटने लगती है, जब ज्यादा जूम करो तो फोटो फट जाती है। तो ऐसा इसमें नहीं होता। तो क्या है इसमें कि इसमें क्या है, इसमें वर्ण व्युत्पन्न का दोष नहीं होता। इसमें मेरे पास क्या है, इसमें मेरे पास वर्ण व्युत्पन्न का दोष नहीं होता। मेरे पास वर्ण व्युत्पन्न का दोष नहीं होता। मेरे पास सिंपल तरीके से याद रखना, दोष नहीं होता है मेरे पास। ये मेरे पास आप इंटायरली हर एक चीज को याद रखेंगे। जो मैं आपको करा रहा हूं, जो क्वेश्चंस मैं सिखा रहा हूं, ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड के रेलेवेंट क्वेश्चन होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि 9th नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो मेरे प्यारे भाई बहन आज की क्लास में बहुत मजा आया होगा और मैंने पार्ट 2 फिजिक्स के सबसे चुनिंदा और सबसे बेहतरीन क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आपको मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो अपने सारे दोस्तों को शेयर करना और मैं मिलता हूं अपनी नेक्स्ट केमिस्ट्री की क्लास में। और आप भी बताना मत भूलना कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। मैं मिलता हूं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।